बढ़ते हैं केपलर्स लॉ के बारे में, देखते हैं केपलर अंकल क्या बोलते हैं। देखो केपलर अंकल ने ना प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया था, यानी कि प्लैनेट्स कैसा मोशन दिखाते हैं। तो सबसे पहली चीज, केपलर से पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो, हाँ वही है जिसने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, गैलीलियो। गैलीलियो से पहले जो गांव के लोग थे या फिर पहले के लोग थे वो ये बोलते थे, उनका ये कहना था कि सन जो है, ये सन है और ये प्लैनेट है, मान लिया ये अर्थ है, ठीक है। सन जो है प्लैनेट्स के आजू बाजू घूमता है, सन जो है प्लैनेट्स के आजू बाजू घूमता है, ऐसा पहले के लोग कहते थे। ये सच है क्या? नहीं यार, सभी लोग जानते हैं, लेकिन पहले के लोगों को पता नहीं था। तो गैलीलियो अंकल आए, गैलीलियो अंकल ने बोला नहीं, तुम लोग को नहीं पता है, प्लैनेट्स जो है प्लैनेट सन के आजू बाजू में घूमते हैं, ऐसा गैलीलियो ने बोला। लेकिन लोग तो यकीन करेंगे नहीं, लोग अपना ही चलाएंगे। तो लोगों को ये लगा कि ये गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए बेचारे को लाइफ टाइम जेल की सजा सुनाई गई। सही बोल रहा था लेकिन फिर भी लाइफ टाइम जेल की सजा सुनाई गई। देखो लोग ऐसे होते हैं, तो बेचारा क्या कर सकते हैं, हमारे क्या भी छोड़े जाने दो। लेकिन इसके बाद जो साइंटिस्ट आया वो था हमारा केपलर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स। तो केपलर अंकल ने अपने 3 लॉज दिए थे, और याद रखना ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का फुल फॉर्म जानते हो ना? हाँ, इतना नहीं पढ़ने का, पूरा पढ़ने का। चलो तो फर्स्ट लॉ, तो केपलर अंकल का फर्स्ट लॉ ये बोलता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब, अच्छा फोकाई का मतलब जान लो। फोकाई एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। किसका वर्ड है ये? फोकस का। अच्छा अगर मैं फोकस बोलूंगा तो एक हो गया, अगर एक से ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे फोकाई। जैसे कि पहला लॉ का कहने का मतलब ये है, प्लैनेट्स, मान लिया ये सन है, ठीक है, और सन के सामने ये है अर्थ, सन अर्थ। अभी अर्थ जो है प्लैनेट के पास ऐसा सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता, ऐसा सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता, ये जो है इलिप्टिकल मोशन में घूमता है। इलिप्टिकल यानी कि ऐसा, यस दिस इज कॉल्ड एज इलिप्टिकल मोशंस। अभी इलिप्टिकल मोशंस यानी कि अगर तुमने भेल देखा, भेल, हाँ खाया होगा बहुत, तो भेल का जो कोन होता है, कोन होता है, कोन के ऊपर देखो कैसा एक सर्कमफ्रेंस शो करता है, यस उसी को हम लोग बोलते हैं इलिप्स। तो इलिप्टिकल मोशन में होता है। अगर कोई भी सर्कल होगा, ऑब्वियसली सर्कल का एक सेंटर होता है, लेकिन कोई भी एक इलिप्स होगा तो इलिप्स कुछ ऐसा तरीके का होता है। इलिप्स के ना फोकस होते हैं, एक फोकस ये, एक फोकस है, इसको हम बोलता है F1, इसको हम बोलता है F2, ठीक है। तो फोकस 1, फोकस 2, तो 2 फोकस होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं फोकाई। क्या बोलते हैं? फोकाई। तो यहाँ पर देखो पहला लॉ यही बोलता है साइंटिस्ट केपलर अंकल, ये बोलते हैं कि कोई भी प्लैनेट है वो अर्थ के आजू बाजू सर्कुलर मोशन में घूमता नहीं है, वो इलिप्टिकल मोशन में घूमता है। कौन सा मोशन में घूमता है? इलिप्टिकल, ये याद रखने का। उसके बाद सेकंड लॉ देखते हैं क्या बोलता है। चलिए देखते हैं केपलर अंकल का सेकंड लॉ क्या बोलता है। तो देखते हैं केपलर अंकल का सेकंड लॉ का कहने का मतलब है, अगर कोई भी प्लैनेट होता है, कोई भी प्लैनेट अगर सन के आजू बाजू घूम रहा है तो उसको हमेशा इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस से कवर करना होता है। मतलब मान लेते हैं ये अर्थ है, ये हमारा सन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सन, ठीक है, ये सन है, देखो यहाँ पर थोड़ा काला हो गया, ये इरेज कर देता हूँ। ये सन है और ये हमारा प्लैनेट है। प्लैनेट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, कुछ डिस्टेंस लगेगा, यस। सी से डी पे ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस कवर किया। ई से एफ पे ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस कवर किया। यानी कि वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम में। अगर मान लेते हैं ए से बी पे जाने के लिए इसको मान लेते हैं 2 घंटा लगा, तो सी से डी जाने में भी इसको 2 ही घंटा लगेगा, और ई से एफ जाने में भी इसको 2 ही घंटा लगेगा। तो इसका मतलब एरिया जो है, एरिया ऑफ ए एस बी, तो एरिया ऑफ ए एस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी इज इक्वल टू ई एस एफ। तो यही तो हमने यहाँ लिखा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स यानी कि कवर करना, कवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। समझे केपलर का सेकंड लॉ? तो आइए देखते हैं केपलर अंकल का तीसरा लॉ। केपलर अंकल क्या कहते हैं प्लैनेट्स के बारे में। देखिए थर्ड लॉ के अंदर मैंने लिखा है द स्क्वायर ऑफ इट्स, अरे छोड़ो क्या पढ़ना हम लोग को, चलो मैं तुम लोग को ये बताता हूँ। देखो अभी मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्डर में घूमते हैं, सबको पता चल गया। तो प्लैनेट एक बार इधर है और प्लैनेट एक बार इधर है, तो ये एक फोका है, ये एक फोका है। तो सन एक बार इधर होगा, सन एक बार इधर होगा, बराबर। तो मान लेते हैं, फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि सन इधर है, ये हमारा सन है, ये प्लैनेट है, ठीक है।
तो अगर प्लैनेट सन के नज़दीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिगी पोजीशन। क्या बोलते हैं? पेरिगी पोजीशन। और मान लिया प्लैनेट इधर आ गया घूम के, यहाँ पर आ गया, अभी ये फार है, फार यानी कि दूर है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे अपोगी पोजीशन। तो दो पोजीशन होते हैं, सन एक बार इधर है, सन एक बार इधर है। देखो सन इज अ स्टेशनरी, ये याद रखने का, सन एकदम स्टेशनरी है, लेकिन मेन थिंग ये है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते तो सन की जगह चेंज होती है ना। जैसे कि सन ये है, प्लैनेट ये रिवॉल्व करे इलेप्टिकल ऑर्डर में, देखो दूर आ गया, ठीक है, घुमा वापस आ गया, ये देखो नजदीक आ गया, तो ये होते रहता है। तो पेरिगी पोजीशन, एपोगी पोजीशन। तो यहाँ से ना हम लोग को एक वर्ड सुनने को मिलेगा, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब होता है, या फिर टाइम पीरियड का मतलब होता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करना। यस, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करना, जिसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो बच्चे लोग क्या करते हैं पता है? इसको रटने का कोशिश करते हैं, तो रटने का नहीं है बच्चे लोग। देखो क्या करना है, जो लिखा है उसी के अंदर आंसर है। देखो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि ये इसका मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बराबर अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नहीं पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डरो मत, मैं बता रहा हूँ, इधर ही हूँ, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लिया ये डिस्टेंस है r है, मान लिया ये भी डिस्टेंस क्या है r है, ये बड़ा डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है, इतना कितने डिस्टेंस आएंगे? तो इसको मैंने डिस्टेंस को मैंने r बोला और यहाँ पर लिखा है क्यूब, तो क्यूब बस। तो यहाँ पर जो मुझे रेशियो मिलेगा या फिर बोल सकते हैं एक्सप्रेशन मिलेगा, वो होगा द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन। ये मैंने लिख दिया। इसको मैं और थोड़ा डिटेल में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एक होता है रिलेशन दैट इज डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊँ, ध्यान से सुनने का। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ, दैट इज प्रेशर। सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला है किसका? प्रेशर का। तो इसका मतलब यहाँ पर P जो है, P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। P जो है डायरेक्ट रिलेशन में है F के साथ, और P जो है इनवर्स रिलेशन में A के साथ। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यस, एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये क्लियर है? इतना एकदम ईजी है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनने का। अब मैं क्या करता हूँ पता है? अभी मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे ना पानी भरने के लिए बोला गया, लेकिन मेरे अंदर बहुत चर्बी है ना। जब भी मुझे मेरी मम्मी बोलती है ना पानी भर, तो मैं ना पाइप के साथ ना ऐसा उंगली कर देता हूँ, उंगली उंगली उंगली। तो ये उंगली क्या देखते हैं? तो पाइप है, सपोज ये पाइप है, ये पाइप का सरकमफ्रेंस है जहाँ से पानी आने वाला है, और ये जो है नल को कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद ना कभी तुम लोग भूलोगे नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ध्यान से एकदम, ये नल से कनेक्टेड है, ठीक है। मेरे अंदर ना चर्बी ये है कि मेरे को ना ये पानी को ना थोड़ा और दूर फेंकना है, थोड़ा और क्या करना है? दूर फेंकना है। तो इसका मतलब मुझे प्रेशर ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब मुझे प्रेशर क्या चाहिए? ज़्यादा। तो मैं अगर यहाँ पे एक बार नॉर्मल लिख देता हूँ, P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। मुझे P ज़्यादा चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो तेरे पास एक ऑप्शन ये है कि तू फोर्स बढ़ा। फोर्स बढ़ा यानी कि नल का स्पीड बढ़ा। तो मैं बाहर गया, देखा नल, अरे नल का स्पीड तो पूरा फास्ट है यार, तो अब क्या करूँ? अभी ये ऑप्शन हट गया, तो तेरे पास एक और ऑप्शन है। अगर तुझे प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो तू एक काम कर, एरिया कम कर दे। एरिया कम कर दे, इसका मतलब ये पाइप था ना, ये पाइप का ये एरिया है ना, इसको कम करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर उंगली रखता हूँ ना, वैसे पानी दूर जाता है इसका मतलब जैसे एरिया कम होगा वैसे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों क्या है? इनवर्स है। इनवर्स है इसका मतलब ऑपोजिट है। 36 का आंकड़ा है दोनों का। जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, हीरो is directly proportional to heroine, yes, and inversely proportional to villain। तो हीरो ऊपर गया तो हीरोइन भी ऊपर जाएगी, हीरो नीचे आया तो हीरोइन भी नीचे आएगी, क्योंकि दोनों डायरेक्ट रिलेशन शो करते हैं। लेकिन हीरो और विलन का 36 का आंकड़ा, कितने का आंकड़ा? 36 का। तो इसका मतलब अगर हीरो ऊपर गया तो दोनों इनवर्स है, तो विलन नीचे आएगा। अगर हीरो नीचे गया तो विलन ऊपर जाएगा। तो अभी समझा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रेशर के फॉर्मूले से याद रखने का है ना। तो अगली बार जब पानी भरने जाओगे ना, तो उंगली करने का। उंगली करने का मतलब
अगर इसके ऊपर, ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर एरिया जैसी कम हो गया, एरिया जैसी कम हो गया वैसे पानी ज़्यादा दूर जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि नल तेज करना है, अरे बीएमसी का नल है भाई, बहुत स्लो पानी आता है, इतने से काम चलाना पड़ेगा, तो ये नोट डाउन कर लेने का फटाक से। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखने के लिए मिला, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। अब देखते हैं, इसको थोड़ा और एक्सप्रेस करता हूँ मैं, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, एरो फॉलो करो। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट लेंगे, सो दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब, के इज कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा, तो टी स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल्स टू, सॉरी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे हमें के का वैल्यू मिल गया, तो के का वैल्यू क्या मिला, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो बच्चों लोग, ये केपलर ने 3 लॉ तो दे दिया, केपलर बोला कि ये 3 लॉ है, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, लेकिन ये प्लैनेट फॉलो करते हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो केपलर ये समझा नहीं पाया। तो देखो, जहाँ पे फिजिक्स में नुकसान, या पे फिजिक्स में कहीं पे भी ऐसा लगा कि मैं फंसने वाला हूँ, कोई भी फंसने वाला है ना, तो तुरंत न्यूटन अंकल आ जाते हैं। यस, अब इनकी हेल्प करने के लिए न्यूटन अंकल आएंगे, तो रुकने का थोड़ा भी न्यूटन अंकल आने वाले, ये सब पार्ट एकदम अच्छे से कॉपी कर लो।